belonging to अभ्यास इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। जो चैप्टर आज हम शुरू करने वाले हैं उसका नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। इसको समझने के लिए उससे पहले वाला चैप्टर विच इज चैप्टर नंबर 8 मोशन थोड़ा सा जरूरी है। तो अगर आपने वो नहीं समझा है तो प्लीज आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। मोशन का सारा कंटेंट आपके लिए अपलोडेड है ऑलरेडी। न्यूमेरिकल्स में ज्यादा जरूरत पड़ेगी। अगर अब मैं बात करूं कि इस चैप्टर का जो नाम है उसका मतलब क्या है, फोर्स का मतलब क्या है। हमने क्लास 8 में फोर्स एंड प्रेशर एंड फ्रिक्शन जैसे चैप्टर्स किए थे, तो उसका कुछ पार्ट वापस क्लास 9th में है। तो एक क्विक रिकैप मैं आपको देना चाहती हूँ कि क्या क्या चीजें आपके लिए रिवीजन में जरूरी हैं इस साल, जो हमने क्लास 8 में भी पढ़ी थी। हमें फोर्स का मतलब पता है, एक यूजुअल पुश और पुल फॉर एनी ऑब्जेक्ट टू एनी ऑब्जेक्ट। आप बोलेंगे कि ये तो मुझे पता है, और बिल्कुल पता होना चाहिए अगर आपने 8th में अच्छे से किया कि फोर्स क्या है, एक एक्सटर्नल एफर्ट है। क्या है? एक एक्सटर्नल एफर्ट है। किस फॉर्म में है? पुश या पुल। अब उससे क्या क्या इफेक्ट्स आ सकते हैं ये भी हमने किया था कि फोर्स से क्या क्या इफेक्ट्स आ सकते हैं। चेंज इन डायरेक्शन हो सकता है, चेंज इन डायमेंशंस दैट इज साइज हो सकता है। कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है, रुका हुआ है, एक बॉल है रुकी हुई है, आपने उस पर किक किया, फोर्स लगाई तो वो मोशन में आ जाएगी। कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, बॉल चलती जा रही है, आपने आगे से पैर से उसको रोक दिया, फोर्स लगाई तो वो रुक जाएगी। सो क्या है फोर्स? फोर्स एक एक्सटर्नल एफर्ट है इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल दैट चेंजेस और टेंड्स टू चेंज। जरूरी नहीं है कि जो आप फोर्स लगा रहे हो उसकी वजह से कोई एक्शन हो सकता है। एक बहुत बड़ा बॉक्स या अलमीरा है, आप उस पर फोर्स तो लगा रहे हो, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स आगे से इतनी ज्यादा है कि आप उसे मूव ही नहीं कर पा रहे। So it can change the motion or the state of rest, or it can tend to change. आप कोशिश कर सकते हो सकता है वो ना हो, लेकिन आपने तो फोर्स लगाई है। So that changes or tends to change the state of rest, motion, direction and dimension. Dimension माने size of any object or any body. अगर आपने अब फोर्स का मतलब अच्छे से समझ लिया है, हमने क्लास 8 में उसको कैटेगराइज किया था कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के दम पे। कॉन्टैक्ट फोर्स वो होती है कि जिस फोर्स के अप्लाई होने के लिए ऑब्जेक्ट्स को कॉन्टैक्ट में होना जरूरी है। जैसे कि हमने एग्जांपल देखा था मस्क्यूलर फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, ये कुछ एग्जांपल्स थे। लेकिन अगर मैं बात करूं नॉन कॉन्टैक्ट, तो दो ऑब्जेक्ट्स बिना कॉन्टैक्ट के भी एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट कर सके अगर, तो वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होती है। जैसे कि मैग्नेटिक, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो एक एग्जांपल मैं यहां लिख देती हूं, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये हमने ऑलरेडी क्लास 8 में पढ़ा, जिसका रिकैप मैंने आपको दिया। अब आप फोर्स को दो और कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं, व्हिच इज बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। अब समझते हैं कि बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स होती क्या है। अब लेट्स से देयर इज अ बॉक्स, एक यहाँ पे है हमारा बॉक्स। अब लेफ्ट साइड से देयर इज अ पर्सन कॉल्ड पर्सन ए, उन्होंने फोर्स लगाई 10 न्यूटन की। कितनी लगाई? 10 न्यूटन। दूसरी तरफ से ऑपोजिट डायरेक्शन से एक फोर्स लगी है बाय पर्सन बी, और वो भी है 10 न्यूटन। सिंस एक बॉक्स पे दोनों तरफ से इक्वल मैग्नीट्यूड, इक्वल न्यूमेरिक वैल्यू की फोर्स लग रही है इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, ये बॉक्स मूव नहीं करेगा। इसी को कहते हैं बैलेंस फोर्स, जो इक्वल एंड ऑपोजिट होती है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन।
and there is no change in the state of motion or rest. अब अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होती है? लेट्स से पर्सन ए ने 10 की जगह 20 न्यूटन लगा दी फोर्स। अब सिंस पर्सन ए ज्यादा फोर्स लगा रहा है पर्सन बी की कंपैरिजन में, तो जो बॉक्स है वो बॉक्स राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, मूव हो जाएगा, बिकॉज फोर्स विच इज अप्लाइड बाय पर्सन ए इज मोर देन द फोर्स विच इज अप्लाइड बाय पर्सन बी। इसी को कहते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स। जब भी फोर्स अनइक्वल इन मैग्नीट्यूड हो, ऑपोजिट इन डायरेक्शन हो, देन जो ऑब्जेक्ट का स्टेट होता है उसमें चेंज हो जाता है। जैसे ये ऑब्जेक्ट रेस्ट से मोशन पे चला जाएगा टुवर्ड्स राइट बिकॉज ऑफ द फोर्स अप्लाइड बाय पर्सन ए। अब बेसिकली मैं आपको यही समझाना चाह रही थी कि बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होती है। नाउ लेट्स से कभी के बार एक बहुत बड़ा बॉक्स है या बहुत बड़ी अलमीरा है, डिस्पाइट ऑफ सो मेनी एफर्ट्स एंड बहुत ज्यादा फोर्स भी आप उस अलमीरा को मूव नहीं कर पा रहे हैं। तो ये क्यों? बिकॉज अलमीरा और जो जिस ग्राउंड पे या जिस फ्लोर पे वो पड़ी है, बिकॉज ऑफ द कॉन्टैक्ट एंड इंटरलॉकिंग ऑफ द सर्फेसेस, इंटरलॉकिंग ऑफ द पार्टिकल्स ऑन द सर्फेसेस, वो जो ग्राउंड या जो फ्लोर है वो एक फ्रिक्शनल फोर्स लगा रहा है अलमीरा पे, एंड दैट फ्रिक्शनल फोर्स is much more than the force which you are applying to move the almirah. इसको भी अनबैलेंस्ड फोर्स कहते हैं। क्यों? बिकॉज जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है दैट इज मोर देन द फोर्स विच यू आर अप्लाइंग, एंड दैट इज व्हाई यू नॉट एबल टू मूव दैट अलमीरा। अगर फॉर एग्जाम्पल एक और पर्सन आपके साथ आ गया, उसने डबल द फोर्स लगा दी एंड आप मूव कर पा रहे हो अलमीरा को, दैट इज अब आप लोगों की जो फोर्स है दैट बिकम्स मोर देन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन व्हिच इज अप्लाइड बाय द ग्राउंड ऑफ द फ्लोर टुवर्ड्स द अलमीरा। तो इसको भी अनबैलेंस्ड फोर्स कहते हैं। तो अनबैलेंस्ड फोर्स जो होती है वो चेंज इन स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट कर सकती है, दैट इज अनइक्वल एंड ऑपोजिट, एंड बैलेंस्ड फोर्स इज इक्वल एंड ऑपोजिट, एंड इसकी वजह से देयर इज नो चेंज इन स्टेट। अगर अब आप लोगों को इतना समझ में आ चुका है, आगे थोड़ा और टेक्निकल टर्म्स में बात करते हैं। अगर मैं बात करूं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, तो फोर्स जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। मैंने आपको मोशन का चैप्टर पढ़ाते हुए स्केलर और वेक्टर दोनों के बारे में समझाया था। तो स्केलर वो होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड ही, न्यूमेरिक वैल्यू ही मैटर करे, जैसे कि डिस्टेंस। लेकिन वेक्टर वो क्वांटिटी होती है, वो फिजिकल क्वांटिटी जहां पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों मैटर करती है। तो फोर्स जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? बिकॉज यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी इंपॉर्टेंट है और साथ में डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। अब डायरेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर लेट्स से जो फोर्स अगर यहाँ पे 10 न्यूटन, जैसे पहले मैं आपको समझा रही थी, 10 न्यूटन यहाँ लगे, 10 न्यूटन उस तरफ से लगी, तो नेट फोर्स जो थी वो 0 हो गई। तो एज अ रिजल्ट बॉक्स मूव नहीं कर रहा। पर लेट्स से जो बी ने 10 न्यूटन फोर्स उस तरफ से लगाई है, वो यहां से ना लगा के इसी डायरेक्शन में लगा रहा होता, सेम डायरेक्शन में लगा रहे होते, दोनों सेम डायरेक्शन में लगा रहे होते, तो बॉक्स आराम से मूव कर जाता और रिजल्टेंट फोर्स हो जाती 20 न्यूटन, क्योंकि उस तरफ से कोई फोर्स लग नहीं रही, इस तरफ से दोनों इकट्ठे फोर्स लगा रहे हैं, तो 20 न्यूटन। तो यहां सिर्फ एक डायरेक्शन चेंज करने की वजह से कॉन्सेप्ट पूरा चेंज हो गया, रिजल्ट पूरा चेंज हो गया, बॉक्स के स्टेट में पूरा का पूरा चेंज आ गया। सो इसीलिए हमारा जो फोर्स है दैट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, बिकॉज यहाँ पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही इक्वल इंपॉर्टेंस होल्ड करता है। आगे चलते हैं। सिंबल, किस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे आप उसको रिप्रेजेंट करेंगे F से। SI न्यूटन, SI न्यूटन, SI यूनिट क्या है हमारा? न्यूटन, न्यूटन। N से रिप्रेजेंट करते हैं जैसे मैंने यहाँ पे किया। और ये क्यों? बिकॉज सर आइजैक न्यूटन ने बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन किया है लॉज ऑफ मोशन में और फोर्स में, इसीलिए न्यूटन SI यूनिट है। SI यूनिट माने
सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। अब CGS यूनिट क्या है? CGS क्या होता है? C stands for सेंटीमीटर, G stands for ग्राम, S stands for सेकेंड। तो सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड यूनिट क्या है? दैट इज ऑल्सो सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। एंड ये क्या है हमारे फोर्स में? डाइन। क्या बोला मैंने? डाइन, DYNE, जिसका एब्रिविएटेड या शॉर्ट फॉर्म आप बोल सकते हैं DYN। एंड याद रखेंगे 1 डाइन इज इक्वल टू 0.00001 न्यूटन, या सिंपली 10 to the power -5 न्यूटन। मैंने क्या बोला? 1 डाइन इज इक्वल टू 10 to the power -5 न्यूटन। कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन थी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जानना हमेशा जरूरी है। पता नहीं स्कूल कहां से उठा के ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस MCQ फॉर्म में दे। अगर आपको इतना पोर्शन समझ आ चुका है तो नेक्स्ट वीडियो में हम चलेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की तरफ। उसमें हम क्या क्या देखने वाले हैं? उसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि गैलीलियो गैलीलाई ने क्या क्या एफर्ट्स किए जिसके बेसिस पे न्यूटन अपने लॉज ऑफ मोशन दे पाए। सो बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट से मैं आपको डिटेल में इंट्रोड्यूस कराऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड डू सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू।